अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है आई+ टीवी में। ये हमारी पॉडकास्ट की सीरीज़ है जिसका उन्वान है रोशनदान, और हम शेख सनाउल्लाह सादिक तैमी हफ़िज़हुल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। पिछली गुफ्तगू का मौजू था जामिया इमाम इब्न तैमिया। आज की गुफ्तगू का हमारा मौजू होगा इंशाअल्लाह ताला अरबी ज़बान व अदब, क्योंकि शेख साहब का खुसूसी मौजू अरबी ज़बान व अदब है, और एक तालिब इल्म ही के ज़माने से अपने वो सहाफ़ती अरबी सहाफ़त से जुड़े हुए हैं। जैसा कि शेख ने बताया, उनके मज़ामीन तालिब इल्म ही के ज़माने से शाये होते रहे हैं और बहुत ही मौक़र मुजल्लों में शाये होते रहे हैं, बहुत ही काबिल क़द्र मुजल्लों में शाये होते रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान पर एक ख़ास तरह की गिरफ़्त शेख को दी है। तो हम इंशाअल्लाह ताला इस पॉडकास्ट की इस एपिसोड पे खुसूसी तौर पे अरबी ज़बान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ये अवाम के लिए तो इंशाअल्लाह ताला एक मुफीद गुफ्तगू होगी ही, ख़ास तौर पे जो तलबे इल्म, ख़ास तौर पे मदारिस के तलबा जो अरबी ज़बान में दर्क पैदा करना चाहते हैं, सलाहियत पैदा करना चाहते हैं, अपनी इल्मी सरगर्मियों का मैदान अरबी ज़बान को बनाना चाहते हैं, तर्जमा निगारी की सलाहियत पैदा करना चाहते हैं, गुफ्तगू में सलाहियत पैदा करना चाहते हैं अरबी ज़बान में, उनके लिए इंशाअल्लाह ताला खुसूसी तौर पे ये पॉडकास्ट मुफीद होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं सबसे पहले तो एक मेज़बान होने की हैसियत से शेख का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत अच्छी गुफ्तगू शेख आपसे हो रही है। अरबी ज़बान व अदब पर कुछ गुफ्तगू करते हैं इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले कि मैं कुछ तफसीलात में जाऊँ आपके खुसूसी दिलचस्पी का, क्योंकि ये मौजू है, उमूमी तौर पे अरबी ज़बान की क्या अहमियत है, शरई नाहिये से भी और दुनियावी नाहिये से भी अरबी ज़बान की क्या अहमियत है? मैं समझता हूँ कि शरई नाहिये से अरबी ज़ुबान की अहमियत के लिए ये काफ़ी है कि ये कुरान और सुन्नत की ज़ुबान है। अगर आपको अरबी नहीं आती है तो आप आलिम नहीं हो सकते। और ये बहुत क्लियर होना चाहिए जहनों में कि अरबी बुनियाद है, और हर ज़माने में असलाफ से लेकर के आज तक हमारे जो भी बुज़ुर्ग हैं इस पे स्ट्रेस देते रहे हैं। और सच्ची बात यही है कि अगर आप अरबी ज़ुबान नहीं जानते, क़वायद से वाकिफ़ नहीं है, ज़ुबान ठीक से नहीं समझते, तो आप शरीयत नहीं समझ सकते। हर चंद के आप इधर उधर के मुताले से जो भी मालूमात इकट्ठी कर लें, लेकिन आप आलिम नहीं हो सकते बाज़ाब्ता। कुरान और सुन्नत में जो फ़हम का जो मरहला होना चाहिए, आपकी जो बसीरत होनी चाहिए, वो बसीरत आपकी नहीं बन पाएगी। तफसीरों से, हदीसों से जो शगफ़ आपका बनना चाहिए और आपकी जो शख्सियत नुमदार होती है, फिर वो नुमदार नहीं हो पाएगी। तो अरबी ज़ुबान इंतहाई दर्जे में इस हवाले से अहम है, बुनियाद है। फतवे के लिए, फ़क़ीह के लिए तो उलमा ने आमतौर पर बुनियादी अहलियत में शामिल किया कि अरबी ज़बान आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो यकीनन आप आलिम नहीं हो सकते। और ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं है जिसको साबित करने के लिए बाज़ाब्ता मतलब आपको मेहनत करनी पड़े, बहुत क्लियर है ये। ट्रांसलेशन पढ़ करके तो इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो लोग ट्रांसलेशन पढ़ करके इस्तेदलाल करने की गलती करते हैं, वो किसी भी मरहले में तहरीफ के शिकार हो सकते हैं जी। तो बजाय इसके कि वो तशरीह कर रहे हों, वो तहरीफ की तरफ बढ़ सकते हैं, और उन्हें बहरहाल एहतियात बरतनी चाहिए। अगर आपको वाक़तन दीन की खिदमत करनी है तो उसका बहरहाल रास्ता यही है कि आप अरबी बाज़ाब्ता सीखें। और जिस ज़माने में भी जिन लोगों ने भी वाक़तन खिदमत करनी चाहिए, उन्होंने अरबी सीखी है, तब जा कर के ये इस तरफ आए हैं और काम किया है। फिर दूसरी बात यह है कि एक मुसलमान को ऐसे भी अल्लाह की किताब को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तर्जमा चाहे जितना अच्छा हो, अल्लाह पाक के कलाम का तर्जमा नहीं हो सकता। हम अल्लाह पाक के कलाम का एक मफ़हूम जो समझते हैं, उस मफ़हूम को ज़ुबान देने की कोशिश करते हैं उसमें। और एक आदमी बाज़ाब्ता ज़ुबान को समझ रहा है, वो ज़ौक़ उसने पैदा कर लिया, उसमें आसमानों ज़मीन का फ़र्क है। जो लज्जत आपको महसूस होगी अरबी में, वो लज्जत आपको उर्दू में या इंग्लिश में या किसी भी दूसरी ज़ुबान में महसूस नहीं हो सकती। इस हवाले से एक वाक़या बयान कर दूँ। मुरिस बुकाई ये शाह फैसल के डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, और ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए थे। तो मुरिस बुकाई को लगा कि अगर ये आदमी मेरी बातों में आ गया तो बड़ा इनकलाब हो जाएगा और ईसाइयत की बड़ी तबलीग होगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये जो कुरान करीम है उसमें बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, खामियाँ हैं, और आप इतने बड़े हुक्मरान हैं, विजनरी लीडर हैं, और आप भी ये मानते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, तो बड़ा ताज्जुब खेज़ है। तो शाह फैसल ने अपनी जो उनकी शख्सियत का वक़ार है उसकी हिफाजत करते हुए कहा कि मुझे महसूस होता है कि आपने कुरान नहीं पढ़ा है। तो उनका नहीं मैंने पढ़ा है। तो कहा कि अरबी आपको आती है? कहा नहीं आती। तो कहा कैसे पढ़ा है? कहा तर्जमे की मदद से पढ़ा है। तो कहा हो सकता है कि मुतरजिम ने गलती की होगी। आप ऐसा करें कि आप कुरान शरीफ बाज़ाब्ता पढ़ें, अरबी सीखें, कुरान शरीफ पढ़ें, और मैं तो आपका मरीज़ हूँ
تو جب دوبارہ ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ باضابطہ ہمارے رب کا کلام پڑھ لیتے ہیں، تو آپ گفتگو کریں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں تک، کس اسٹیج تک پہنچتے ہیں۔ مورس بکائی نے اپنے یہاں ایک باضابطہ عالم دین کو رکھا، عربی کے ماہر کو، اور کئی مہینے انہوں نے باضابطہ ان کی تربیت میں عربی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد قرآن کریم کا مطالعہ کیا تو وہ مسلمان ہوئے، ہے نا۔ انہوں نے اسلام، عیسائیت، ہے نا، اور ماڈرن سائنس پہ ایک کتاب لکھی جس میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا۔ تو یہ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انشاءاللہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور بھی جو ویژن تھا اصل میں وہ یہ کہ اگر آپ کو یہ زبان نہیں آتی ہے تو آپ حقیقی معنوں میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک آپ کو پہنچنا چاہیے۔ ترجمہ تو اصل میں ایک طرح سے پردہ ہو جاتا ہے اللہ اور بندے کے بیچ میں۔ مطلب میں بہت لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیا میں نے کہ ترجمہ ایسا ہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کچھ بول رہے ہیں پر آپ کو کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ نے بیچ میں ایک مترجم رکھا ہوا ہے۔ یقینی طور جب آپ زبان سیکھ لیتے ہیں تو بیچ کے اس مترجم کو آپ ہٹا دیتے ہیں، اور ترجمہ کبھی بھی ٹیکسٹ جو نص ہے اس کا بدل نہیں ہو سکتا، باضابطہ بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں میں ایک مترجم بھی ہوں تو یہ میں آسانی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، تجربے کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ، اور یہ بہت کلیئر ہے انشاءاللہ۔ جو دوسرا زاویہ آج کے زمانے میں خاص طور سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا زمانہ ہے نا، گلوبل ولیج ہے، پوری دنیا ایک ہو گئی ہے، تو زبانیں اب باضابطہ انسانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہیں۔ کمپنیوں کو ماہرین زبان کی ضرورت ہے، زبان کے جانکاروں کی ضرورت ہے، اور اسی تناظر میں جو یونیورسٹیاں ہیں نا، دراصل وہ یہ ایک ضرورت پوری کرتی ہیں۔ وہ عربی کے ماہرین پیدا نہیں کرتی، وہ جو خاص قسم کی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کرتی ہے۔ ہم باہر بیٹھے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے ماہر بنا کر کے نکال رہی ہے اور لوگ جا کر کے پیسے کما رہے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو، کارپوریٹ گھرانوں کو معمولی لیاقت کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو زبان کی بنیادی معرفت رکھتے ہوں، ٹرانسلیشن وغیرہ کا بنیادی کام کر سکتے ہوں، اس قسم کا کام۔ اور عام طور پہ یونیورسٹیاں ان ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اساتذہ اپنے طلباء کو اس طرح سے ٹرین کرتے ہیں کہ وہ جا کر کے وہاں کھپ سکیں، پیسے کما سکیں، اپنی زندگی مہذب انداز میں گزار سکیں۔ تو ایک دوسرا زاویہ جو آج کے زمانے میں عربی کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی دنیا کا دروازہ آپ کے لیے کھل جاتا ہے، روزگار کے مواقع نکلتے ہیں۔ آج خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں جو خوشحالی ہے، اور خوشحالی کی وجہ سے آپ زبان کی قدر بڑھ گئی، زیادہ بہتر مواقع آپ کے لیے کھلتے ہیں۔ تو دونوں حیثیتوں سے غیر مسلم بڑی تعداد میں ایسے ہیں جو عربی اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ وہ اپنا کریئر بہتر کر سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ کما رہے ہیں، وہ حیثیت اپنی بنا رہے ہیں۔ آج یہ جو زاویہ تھا نا، جے این یو میں جب آپ پڑھ رہے تھے تو اس میں عربی فیکلٹی میں غیر مسلم بھی تھے، کئی تھے، ہمارے ساتھی تھے، لڑکیاں تھیں عربی پڑھ رہی تھیں، لڑکے تھے عربی پڑھ رہے تھے، انہوں نے کریئر بنایا، پھر ان کا باضابطہ روشن جس کو کہتے ہیں کارپوریٹ گھرانوں میں، انہوں نے اپنی باضابطہ پہچان بنائی، کام کیا، محنت کی اصل میں۔ اور پھر وہ آپ سمجھ لیجئے کہ مدرسے کا باضابطہ کوئی اچھا فارغ اگر وہ ایمانداری سے محنت کر کے آیا ہے، اس کے پاس جو زبان کا سرمایہ ہوتا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ایک طرح کا دھوکہ ہے یا حجاب ہے، اس حجاب کو تھوڑا سا ہٹانے کی بھی ضرورت ہے تاکہ صحیح صورتحال سامنے آئے۔ یونیورسٹیاں عام طور سے، خاص طور سے اگر میں جے این یو کے تناظر میں بات کروں، ہمارے یہاں جو بی اے لیول پہ جو ایجوکیشن دی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے، وہاں کوشش یہ نہیں کی جاتی کہ وہ زبان و ادب کا ماہر پیدا ہو جائے، نہیں، اس کو بنیادی معرفت ہو اور وہ ٹرانسلیشن وغیرہ کر سکے، ٹیکسٹ آوے تو وہ سمجھ سکے، اور بنیادی طور پہ بہت مطلب پہلے درجے کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ یہ کام کر سکے، اس کے لیے وہ تیار کرتے ہیں۔ اور کام کرتے کرتے چونکہ انسان سیکھتا ہے، ٹریننگ ہوتی چلی جاتی ہے، عملی زندگی کی شروعات جلدی ہوتی ہے، اس لیے پھر بندہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ یہ اس یونیورسٹی کی تعلیم کا ایک اچھا فائدہ بھی ہے۔ تو اس دونوں تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو عربی زبان کی بے انتہا اہمیت ہے، اور اس سے کوئی صاحب نظر انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کی اپنی ذاتی جو عربی زبان سے دلچسپی ہوئی، عربی صحافت سے دلچسپی ہوئی، آپ نے بتایا کہ آپ طالب علمی کے زمانے سے ہی عربی لکھنے پڑھنے لگے تھے، تو اس دلچسپی کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اور بھی تو مضامین ہوتے ہیں، جیسے بعض طلبہ فقہ میں دلچسپی لیتے ہیں، بعض تفسیر میں دلچسپی لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ حدیث کو اپنا میدان بناتے ہیں۔ آپ نے زیادہ رجحان آپ کا عربی زبان و ادب کی طرف ہوا، تو اس رجحان کے پیچھے کیا اسباب ہیں؟ تو میں نے بتایا تھا کہ بالکل شروعاتی دور میں جب عربی کی دوسری جماعت میں تھا تو ایک ایسے استاذ ملے جنہوں نے نحو صرف تو پڑھایا لیکن متن سے جوڑ کر کے پڑھایا۔ دوسرے مرحلے میں جو استاذ ہماری زندگی میں آئے جنہوں نے امپیکٹ ڈالا وہ اردو صحافت کے بڑے آدمی تھے۔ اس خاص تناظر میں مولانا شکیل احمد اصفی صاحب اس زمانے میں تصویر وطن کا کالم لکھتے تھے، اور اسی وقت میں جو ایک تیسرے استاذ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، تو ان لوگوں کی جو بنیادی شخصیت تھی وہ محدث مفسر ہونے کی نہیں تھی، صاحب قلم ہونے کی تھی۔ تو ہمارے ایک استاذ تھے جو اردو کے اچھے ماہر تھے، اور دوسرے تھے جو عربی کے ماشاءاللہ اچھے قلم کار تھے اور تربیت کرتے تھے بچوں کی۔ ان کو یہ لگتا تھا اساتذہ کو کہ یہ لکھ بھی سکتا ہے
انہوں نے تھوڑا سا ایک احساس بھی دلایا، ٹریننگ بھی دی تھوڑی بہت، اور لکھنا شروع کیا تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ فیلڈ ایسا ہے جس میں ہم کر سکتے ہیں، اور چلنا شروع کیا تو چلتے رہے، پریشانی نہیں ہوئی، اس لیے وہ ایک رجحان بھی بنتا چلا گیا۔ پھر رفتہ رفتہ اسی طرح کی چیزیں پڑھنے بھی لگے، ادب کے حوالے سے جو چیزیں ہو سکتی تھیں اس زمانے میں، مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں تھیں وہ پڑھ لیں، طاہر حسین صاحب کی جو عام فہم کتابیں تھیں وہ پڑھ لیں، نظرات عبرات جو منفلوطی کی ہیں وہ پڑھ لیں۔ اسی زمانے میں مطلب جب ہم جامعہ ابن تیمیہ میں ہیں، اور کلیلہ دمنہ ہم نے بطور خود پڑھی، کلاس میں تھی لیکن وہ ہم مطمئن نہیں تھے اپنے اس استاد سے جو وہ پڑھاتے تھے، لیکن ہم نے اپنے طور پہ کلیلہ دمنہ پڑھ لی۔ یہ جو ایک خاص رجحان ان اساتذہ کی تربیت کے زیر اثر بنا، وہ پنپتا چلا گیا، اور یہ کہہ لیں کہ جیسے وہ ہم نے یہ حصہ ان کو دے دیا کہ تم مجھے جہاں لے کر کے جانا چاہتے ہو وہ لے کر کے جاؤ، اور پھر ہم رفتہ رفتہ وہ بڑھتے چلے گئے۔ اسی زمانے میں اب جب کچھ چیزیں لکھیں، جیسے ہمارے یہاں طلبہ کی میگزین نکلتی تھی، صوت تہمی کے نام سے ہم نکالتے تھے، تو اس میں ہم نے عربی میں تحریریں لکھی، اساتذہ نے حوصلہ افزائی کی کہ ماشاءاللہ تم تو اچھا لکھتے ہو، تربیت دی کہ ہاں، تو وہ ایک حوصلہ بنتا چلا گیا۔ وہی زمانہ تھا، آخری دور میں آتے آتے پھر ہم نے مطلب رسالوں کے لیے لکھنا شروع کیا، لکھ کر کے بھیجا تو وہ چھپ کر کے آ گئی۔ اب جیسے سیت الامہ میں اگر آپ ابھی فراغت کے مرحلے میں ہیں یا فارغ ہو رہے ہیں اور سیت الامہ میں آپ کی کوئی تحریر چھپ کر کے آ جاتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا حوصلہ کہاں جاتا ہوگا۔ تو وہ جیسے ایک راہ متعین ہوتی چلی گئی، مزہ بھی آتا تھا، جو بات ہے جو دلچسپی تھی، جتنا مزہ آتا تھا ادبی تحریروں کو پڑھنے میں یا عربی زبان میں لکھی گئی چیزوں کو پڑھنے میں، وہ مزہ پھر دوسری طرف نہیں آتا تھا، اس لیے دن بدن میں اس طرف بڑھتا چلا گیا۔ تو آپ نے مدرسے میں بھی جو ہے وہ عربی زبان کی تعلیم حاصل کی ہے، تو مدرسے کا جو نصاب ہے، جو نظام ہے، جو طریقۂ تدریس ہیں، وہ بھی آپ کی نظر میں ہے۔ پھر یونیورسٹی میں بھی آپ نے عربی میں ہی بی اے ایم اے، پھر اس کے بعد ایم فل کیا۔ جی جی بالکل۔ تو پہلے مدرسے پر بات کرتے ہیں کہ مطلب آپ کو مثبت منفی کیا کیا پہلو لگتے ہیں مدرسے میں عربی زبان کے تدریس کے؟ مطلب یہ چیز مثبت ہے، یہ ہونا چاہیے، اور یہ طریقہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کس قسم کی تبدیلیاں آنی چاہیے، کس قسم کی چیزوں کو برقرار رکھنا چاہیے، اور کس قسم کی تبدیلیاں آنی چاہیے خاص طور پہ عربی تدریس میں مدارس کے اندر؟ جس کو برقرار رکھنا چاہیے وہ ہے نحو صرف پہ زور، جی، اس کو برقرار رکھنا چاہیے، جو روایتی انداز میں ہمارے نحو صرف پڑھایا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ جو عام طور پہ باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی آپ کو نحو صرف نہیں بھی آوے تو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، یہ دھوکہ ہے، اور یہ ہمارے طلبہ پہ خاص طور سے اگر ہم علماء بنانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ظلم ہے۔ علماء اگر زبان کے قواعد سے کما حقہ واقف نہیں ہوں گے تو وہ نہ اچھے محدث ہو سکتے ہیں، نہ اچھے مفسر ہو سکتے ہیں، نہ فقیہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ جو زور تھا اس کی ضرورت ہے، اور ہمارا پہلا مقصد تو اصل میں مدارس میں عربی پڑھانے کا یہی ہے، نصوص میں کا فہم پیدا کرنا، بنیادی فہم، اچھی فہم ہو یہ، اور اس لیے وہ جو زور ہے وہ زور نہیں ٹوٹے۔ یہ جو ریلے آتے ہیں نا، مجھے ایک چیز بار بار پریشان کرتی ہے کہ ہم مدارس والے دنیا کے کہنے پہ چیزوں کو بدلتے ہیں۔ آپ بدلیں تب جب آپ کو لگے کہ یہاں پہ یہ بدل جانا چاہیے، لیکن کوئی دنیا تیسرا فرد آ کر کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ بدل دو، پبلک ڈیمانڈ، ہاں، اور آپ سمجھ نہیں رہے کہ ہاں اس بدلاؤ کا نتیجہ فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، اور آپ نے بدل لیا۔ ذاکر نائک صاحب نے ایک شروعات کی اسکول کی، ان کے طلبہ عربی بولنے لگے اور ہم مطلب اس احساس کہتری کے شکار ہو گئے کہ ہمارے طلبہ بول نہیں پاتے ہیں۔ بھائی انہوں نے بولنا ہی سکھایا تھا تو وہ بولیں گے، آپ نے بولنا سکھایا کب تھا؟ آپ تو عالم بنا رہے تھے کہ خوب اچھی فہم ہو جائے، وہ بہترین طریقے سے تشریح کا کام کر سکے۔ تشریح کرنے والے آدمی کو اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ دو چار جملہ بول پاتا ہے یا نہیں بول پاتا ہے؟ تو یہ میں بہت اسٹریس دینا چاہتا ہوں۔ نہیں صحیح، میں سمجھ رہا ہوں اس کو، ہے نا، کہ آپ جو زبان کے قواعد پہ، نحو صرف پہ جس طرح سے لگاتار محنت کرتے رہے ہیں اس کو کمزور مت کیجیے، لیکن ایک غلطی آپ لگاتار کرتے رہے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے متن پہ جو آپ کو توجہ دینی تھی، جو ٹیکسٹ پہ ہے نا، نصوص ادبیہ پہ جو توجہ دینی تھی، وہ توجہ عام طور پہ مدارس میں نہیں دی گئی۔ یعنی نحو صرف کے قواعد ہمارے بچوں کو یاد ہے ماشاءاللہ، وہ سمجھتے ہیں، تعلیل کر لیتے ہیں، ترکیب بتا دیتے ہیں، اسٹرکچر سمجھتے ہیں، لیکن جب ان کو ادب پڑھایا جاتا ہے تو اس کی مشق وہاں پہ نہیں کراتے، وہ تمرین اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے ہونی چاہیے۔ اب وہ معلوم ہے کہ فاعل جب ہوگا تو اس کی کیا صورتحال ہوگی، مبتدا کیسے کیا کرتا ہے اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے، قواعد یاد ہیں، انا انا کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کر کیا کرے گا، کانا سارا، یہ سب معلوم ہے ان کو، لیکن عملی زندگی میں یعنی جب وہ ادب پڑھ رہے ہیں تو وہ کچھ ہو رہا ہے، وہ کیسے ہو رہا ہے اس پہ توجہ نہیں جاتی۔ اسی طرح جب وہ توجہ جاتی ہی نہیں ہے نا، تو آپ پڑھتے ہوئے سمجھتے تو ہیں، آپ کو خود بولنے کی یا خود لکھنے کی ہے نا توفیق نہیں مل پاتی۔ متن سے اگر رشتہ ہمارا مضبوط ہو جائے مدارس میں تو ہمارے طلبہ جہاں فہم کے معاملے میں اور زیادہ تر الحمدللہ اچھے ہوتے ہیں، وہ بولنے اور لکھنے کے معاملے میں بھی اچھے ہو جائیں گے۔ یہ تربیت زیادہ تر ہم کر ہی نہیں پاتے،
यानी टेक्स्ट से जो रिश्ता होना चाहिए, उसूल से तो आपने बनाए वो रिश्ते, लेकिन जो रिश्ता टेक्स्ट से होना चाहिए तालिब इल्म का, वो रिश्ता उसका बन ही नहीं पाया। वो पढ़ते हुए ये महसूस नहीं करता है ना, जो रवानी आ जानी चाहिए वो रवानी उसको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। और इसीलिए अदब के उस्ताद से आमतौर पर यह तवक्को होती भी नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी खामी यहाँ पे है। जो अदब उस्ताद पढ़ा रहा है, टेक्स्ट पढ़ा रहा है, कोई भी जो मुकर्रर है निसाब का, उसका वो हिस्सा जो उस्ताद पढ़ा रहा है उसको अच्छे से नहव आना चाहिए, सर्फ आना चाहिए, वो अल्फाज की हकीकत से वाकिफ़ हो। और वो पढ़ाते हुए, अगर मैं कहता हूँ कि भाई आप पूरी किताब मत पढ़ाओ, अगर आपने 2-3-4 चैप्टर भी ठीक से ईमानदारी से पढ़ा दिए इस अंदाज में, तहलील सरफ़ी के साथ, तहरील नहवी के साथ, तो आपके तलबा बाद में इंशाअल्लाह इस तेज़ी से दौड़ेंगे कि मत पूछिए, फिर उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपकी। फिर जो हम ऊपर से लेकर के नीचे तक अदब पढ़ाते भी हैं और तालिब इल्म इस काबिल नहीं होता है कि खुद से तर्जमा ठीक से कर ले जाए या उस तरह की फिर इबारत खुद से घड़ सके, उसकी वो सलाहियत हम, चूँकि उस तरह की कोई तबीर हम उनकी करते ही नहीं, तमरीन नहीं करते। इसलिए तालिब इल्म समझता तो है, वो बेचारा न बोल पाता है और नहीं लिख पाता है। तो जो मतन से रिश्ता बनना चाहिए, मदारिस का निज़ाम ये रिश्ता बनाने में मेरा जो अपना एहसास है वो ये है कि नाकाम है। और इस तरफ मेहनत की, तवज्जो की ज़रूरत है। जुबान अगर आप बुलवाना चाहते हैं तो बुलवाने के लिए अच्छा, ये मतन से रिश्ते की जो बात आपने की है, थोड़ा सा मैं रुकूंगा इस पे। जी कि एक तो मतन से रिश्ता वो है जो आप तमरीन वाला बोल रहे हैं, और मतन से एक रिश्ता होता है ना अदबी ज़ौक़ वाला, यानी जो एक कारी के अंदर एक अदब पढ़ते हुए जो एक चाशनी महसूस करे, वो एक अच्छी अरबी नस्र पढ़ते हुए जो एक चाशनी महसूस होनी चाहिए उसको, और एक अच्छी अरबी शायरी पढ़ते हुए जो एक लुत्फ़ उसको आना चाहिए। भाई अदब का तो सबसे अहम तरीन मामला यही है ना कि वो इंसान को एक लुत्फ़ फराम करता है, एक ख़ास किस्म की तस्कीन अदब पढ़ने से मिलती है। तो ये भी तो नहीं पैदा हो पाती है ना, यानी बहुत अलग तरह से हमारे यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जो तर्जमा पढ़ा दिया जाता है, कलीला दिमना का तर्जमा पढ़ा देते हैं। जी बिल्कुल। यानी अदब को भी आपने दूसरी उन किताबों की मानी, जैसे अब अकीदा भी आप तर्जमा पढ़ाते हैं, तफसीर में भी तर्जमा पढ़ाते हैं, बाकी सारी किताबों में भी आप तर्जमा पढ़ाते हैं, और अदब में भी असलन आप तर्जमा ही पढ़ा देते हैं। अच्छा, अफसोसनाक बात यह है कि फिर तर्जमा भी नहीं करने आता है। तो ये तकलीफदेह भी है। बल्कि असल में अदब पढ़ाने का ये मकसद कभी नहीं होना चाहिए कि आप तर्जमा पढ़ाएं, बल्कि तर्जमा न किया जाए, है ना, इसकी बाज़ाब्ता कोशिश होनी चाहिए, है ना। बच्चा जब तक वो ज़ौक़ उसके अंदर पैदा नहीं हो, और ज़ौक़ पैदा होता नहीं, करना पड़ता है भाई, वो मादरी ज़ुबान तो है नहीं, अजनबी ज़ुबान है। अजनबी ज़ुबान को उस बच्चे से करीब करने के जो ज़राए हो सकते हैं वो आपने इख्तियार किए ही नहीं। तालिब इल्म, हमारे ज़माने में तलबा सबसे ज़्यादा इस बात से डरते थे कि अदब में फेल हो जाएंगे। भाई तुमको नहव सर्फ आ रहा है ऑलरेडी माशाल्लाह, सारे कवायद याद हैं, तो तुम फेल क्यों हो जाओगे। और मेरे बहुत सारे साथी, मैं जब उनको सोचता हूँ उनके बारे में, तो मुझे कभी कभी मतलब तकलीफ़ होती है कि यार ये लोग इतने अच्छे थे तो इस मामले में इतने कमज़ोर क्यों थे। उनको असातिज़ा ऐसे नहीं मिले, वो तरबियत उन्होंने की ही नहीं। मिसाल के तौर पे एक चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, पूरा जो आपका मकसद था कि अच्छा तर्जमा करके आप तालिब इल्म को खुश कर दें, स्ट्रक्चर जो था वही बात अगर उस तालिब इल्म को अरबी में कहनी है तो वो तालिब इल्म नहीं कह पाएगा, क्योंकि आपने खुद भी कहने की कोशिश नहीं की। कभी अगर उस्ताद आवे, एक चैप्टर जो वो अरबी अदब का पढ़ा रहा है उसको अपनी आसान अरबी में बच्चों को समझावे कि आज हम ये पढ़ाने आपको जा रहे हैं, आप इसमें ये पढ़ेंगे। फिर जो अल्फाज आते हैं उन पे वो बात करे बाज़ाब्ता कि आपने ये कोई कायदा पढ़ा होगा, देखिए ये कायदा यहाँ पे इस तरह से अमल कर रहा है, काना आया है इसको मंसूब कर दिया, इसको इसने ये कर दिया, देखिए हरफ जर आया है मजरूर कर दिया, मतलब इस तरह के जो बुनियादी कवायद हैं। और अब जब वो तर्जमा भी करेगा, बच्चे को समझ में आएगा कि ये बात उस तरह से भी कही जा सकती है जिस तरह से उस्ताद ने कही थी। अच्छा, वो जब सुनता है ना, वो जुमला पूरा स्ट्रक्चर सुनता है शेख, है ना। ज़ुबान की तदरीस के मामले में, तालीम के मामले में, सीखने के मामले में ज़ुबान का सुनना बहुत माना रखता है। हमारे यहाँ ये तवज्जो बिल्कुल नहीं है, असातिज़ा बोलते नहीं हैं, और जो कभी अगर कोई बोलते भी हैं तो उनको लगता है कि वो कोई भारी काम कर रहे हैं। ज़ुबान को फितरी अंदाज में बोलने की कोशिश करनी चाहिए। आप अरबी को, मैं अहमद सल्फिया दरभंगा गया हुआ था एक मौके से, तो वो तलबा वो हो गया कि शेख बात करना चाहते हैं आपसे। तो मैंने कहा कि आप किन जमातों में हैं, तो वो सब सालसा फजीला में थे, आखिरी जमात थी उनकी जहाँ से फारिग हो रहे थे। तो बातचीत शुरू हुई, तो मैंने अरबी में उनसे बात की, तो सब लोगों ने कहा कि शेख आपकी अरबी समझने में हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है, हम मुकम्मल समझ रहे हैं जी, लेकिन हमारे बाद असातिज़ा जब वो बोलते हैं तो हम इस तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो हमने कहा भाई ज़ुबान का बुनियादी तौर पे मकसद ही यही होता है कि जो हम बोल रहे हैं उसकी तरसील अच्छी तरह हो जाए। ज़ुबान इसके लिए, बोलने वाली ज़ुबान शेख कभी भारी नहीं होती। और जिसकी ज़ुबान बोलने में भारी हो उसकी ज़ुबान सही नहीं है। मिसाल के तौर पर जो नाबीना मुसन्निफ़ीन है ना, जो लिखते नहीं थे,
डिक्टेट कराते थे, आप देख लें उनकी ज़ुबान आपको कितनी प्यारी नज़र आएगी। वो इब्न बाज की ज़ुबान हो तब या आपको तहा हुसैन की ज़ुबान हो तब। बोलने की जो ज़ुबान होती है फोकस तरसील पे है कि पैगाम पहुँचे, सामने वाले की लियाकत क्या है उसका आप ख्याल कीजिए। तो मसला यह है कि हमने इस तरफ भी तवज्जो नहीं दी। कभी कभी ज़िम्मेदार आते हैं, वो कहते हैं नहीं आपको अरबी में पढ़ाना है, उस्ताद बेचारा वो एक मजबूरी समझ करके बोल रहा होता है, आप इससे कभी भी वो माहौल नहीं क्रिएट कर पाएंगे। माहौल क्रिएट करने का मतलब होता है कि उस्ताद को मज़ा आ रहा हो अरबी बोलने में, तालिब इल्म को सुनने में मज़ा आ रहा हो, आपस में जब वो बात कर रहे हो तो उनको मज़ा आ रहा हो। ये हमने ज़ाती तौर पर जामिया इमाम इब्न तैमिया में अपने तौर पर ये माहौल बना लिया था। मेरे दोस्त हैं मौलाना रफ़ीक आलम तैमी, साथी थे हमारे, मैं उनको खाना खाने के बाद हॉस्टल की छत पे ले जा करके जाता था, उनके साथ टहलता था, पूरी अरबी सुनाता था। हर मतलब अरबी में हम उनसे बात करते थे, वो बेचारे समझते, उनकी मतलब जो फ़हम थी ज़ुबान की अच्छी थी, वो भी हमारा साथ देते थे। और बड़ी तादाद में तलबा हमारे पीछे पीछे चलते थे कि सनाउल्लाह भाई अरबी बोल कैसे रहे। ये जो माहौल है ना, वो माहौल अगर आप क्रिएट कर ले जाते हैं तो बच्चे बोलने लग जाएंगे। बोलने का मरहला तो इतना आसान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। असल जो मेहनत होती है कि भाई ज़ुबान उनको समझ में आवे और वो माफ़ी ज़मीर की अदायगी, अगर आलिम है तो उनको लिखना आ जाए। लिखने का तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर वो मेहनत हो कभी कभी नज़र भी आती है ना, लेकिन जो तवज्जो होनी चाहिए वो तवज्जो नहीं है। तो मेरा एहसास ये है कि दीनी मदारिस में ज़ुबान पे कवायद पे जो ज़ोर है वो बाकी रहे, लेकिन मतन पे के ताल्लुक़ से जो बेतवज्जोही बेरुखी है वो मंजरनामा बदलना चाहिए। अच्छा, ये तो मतलब उसकी बात हो गई। गुफ्तगू पे थोड़ा सा और इसको खोलिए। यानी होता ये है कि हमारे ही मदरसे का फारिग एक तालिब इल्म 7 साल 8 साल 9 साल मदरसे में पढ़ता है और गुफ्तगू की ऐसी सलाहियत उसके अंदर पैदा नहीं होती है। बाज़ मरतबा होता है कि यही तालिब इल्म मदरसे से निकल करके JNU में जा रहे हैं या हमदर्द में जा रहे हैं, जामिया मिलिया में जा रहे हैं और 1-2 साल की कोशिश में खुल जाता है बोलने पर। मैं नहीं कह रहा कि जो मदरसे से बाहर के लोग जाते हैं वो भी उतना सलाहियत वादा कर लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है उसकी बेस में वो तालीम रहती है जो मदरसे में है पहले से उसको मिली है। तो मतलब यूनिवर्सिटी वाले ऐसा क्या करते हैं कि वो जो बोलने की कुदरत और सलाहियत पैदा कर देते हैं वो एक तालिब इल्म के अंदर, वो मदरसे वाले नहीं कर पा रहे, वो डर हटा देते हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पे वो असल में बोलने की लियाकत या ज़ुबान की कोई लियाकत नहीं बढ़ाते, ख़ासतौर से जो मदारिस के तलबा जाते हैं। अगर मैं JNU के तनाजुर में आपको बताऊं तो JNU करीम तलबा को ले लेता है। बहुत अच्छे जो तलबा होते हैं ना, वो बहुत सख्त इम्तिहान लेता है। जो बहुत काबिल लोग होते हैं वो JNU में जा पाते हैं। तो जो काबिल लोग मदारिस के फारिगीन हों, अच्छे से अच्छे तालिब इल्म को उठा रहे हों, तो वो BA लेवल पे क्या पढ़ाएंगे उनको। चुनांचे हम लोग जब BA लेवल पे गए तो हमारे असातिज़ा ने कहा कि हम तुम्हें अरबी क्या पढ़ाएंगे, अंग्रेज़ी अपनी अच्छी कर लो, मेहनत करो, है ना। और सारी तवज्जो हमने दूसरी तरफ रखी। लेकिन यूनिवर्सिटियाँ, इस तरह के इदारे आपके अंदर से आपका खौफ निकाल देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि तलबा को अगर मौका मिले तो जाना चाहिए। इसलिए भी कि आप जब दुनिया को देख लेते हैं ना तो आपको समझ में आ जाता है कि इस दुनिया को आप जितनी बड़ी समझ रहे थे असलन ये दुनिया उतनी बड़ी नहीं है। गैप जो है ना वो चीज़ों को बड़ा बना देता है, खलीज। इसलिए जब बहुत सारे बड़े लोगों से मिल करके आपको एहसास होता है कि यार ये इतना बड़ा तो नहीं था, है ना। हिजाब हटा दीजिए। यूनिवर्सिटियों में तलबा जब जाते हैं तो दरअसल उनका ये एहसास जगता है कि नहीं मुझे तो आता है, मैं ये बात कर सकता हूँ। और वो माहौल वो जो है ना बना हुआ, वो माहौल ये मौका देता है। JNU में जैसे किसी तालिब इल्म के गलत बोलने पे कोई दूसरा तालिब इल्म कभी हंसता नहीं था। वो सारे सीखने के मरहले में हैं और सब जोश में बात करते हैं। मैं हमारे यहाँ तो सही बोलने में भी हंसते हैं। हाँ, और ये वो भी बताया ना कि हम बोलते हैं कि जता रहे। मैं जब जामिया इब्न तैमिया में बोलता था तो लड़के कहते थे कि मतलब गाली देते थे, साथी तो एक दूसरे को देते ही हैं, ये सऊदीया जाएगा जामिया इस्लामिया जाना चाहता है इसलिए अरबी बोलता है। तो भाई अगर जाना चाहने के लिए भी कोई बोल रहा है तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन वो माहौल जैसे JNU वगैरह में था कि लोग सीखने का, एक तो यह है कि मैच्योर एज में हम पहुँचते हैं और इसको जहन में ज़रूर रखना चाहिए। कंपेरिजन करते हुए एक तालिब इल्म जो 12 साल से 18 साल की उम्र में मदरसे में होता है, दूसरा तालिब इल्म जो 20 साल से 25 साल की उम्र में JNU या जामिया पहुंच रहा है, दोनों का लेवल सेम नहीं होगा। ये बात ज़रूर जहन में रखिए, है ना। एक ख़ास किस्म की मैच्योरिटी आ जाती है, मुस्तकबिल सताने लगता है, आदमी अब शर्म को बलाए तक रख करके वो थोड़ी मेहनत करता है, तो वो जो सूरत हाल हो सकती है वो होती है। लेकिन मेहनत भी कर रहा है, माहौल भी मिल जाता है उसको। यूनिवर्सिटियाँ माहौल देती हैं, आपके अंदर का डर निकाल देती हैं, कॉन्फिडेंस देती हैं, और यकीन जानिए कि सारी चीज़ें, सरमाया तो आपके पास था, दौलत तो आपके पास, वो सारी सलाहियतें आपके पास थीं, मौका मिल गया, प्लेटफॉर्म मिला और आप छा गए माशाल्लाह। तो ये असल, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अगर मदरसे इस तरह के अच्छे प्रोडक्ट न दें तो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियाँ, उनके अरबी शोबे बहरहाल इस काबिल नहीं है कि काबिल लोग पैदा कर सके। और बहुत एतमाद के साथ ये बात कह रहा हूँ। तो बहरहाल ये अरबी ज़बान पर मदारिस के हवाले से था। यूनिवर्सिटीज़ में
मतलब ये गुफ्तगू हमारी मुकम्मल हो गई कि यूनिवर्सिटीज़ में तालीम का, या आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो अरबी तालीम और तदरीस है उसमें भी किसी तरह की आप कोई तब्दीली समझते हैं कि आनी चाहिए? असल में जब तक के मकासद बहुत माना रखते हैं, हाँ, आम तौर पे बीए लेवल पे ये बात थी, लेकिन जैसे अगर कोई तालिब इल्म बीए के अलावा भी पढ़ना चाहता है, हाँ, तो अब उस्ताद को पता है कि ये तालिब इल्म पढ़ना चाहता है ना, तो अब वो फिर वो तरबियत करते हैं, अच्छी तालीम होती है, एमए के लेवल पे अच्छी तालीम होती है, एमफिल और पीएचडी के लेवल पे बड़ी अच्छी तरबियत होती है, असातिज़ा ज़हन बनाते हैं, है ना, दुनिया उनके सामने इल्म और अदब की खोल देते हैं, तो ये सारी चीज़ें असातिज़ा काबिल भी होते हैं, बिल्कुल काबिल होते हैं। और जो आमतौर मतलब वो भर्ती के असातिज़ा नहीं होते, आमतौर पे नहीं होते। आमतौर पे मैं आपको बताऊं, आज के ज़माने में जो असातिज़ा हैं वहाँ, मतलब हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में जो हमारे अरबिक के टीचर्स हैं, वो ज़्यादातर दीनी मदारिस के फ़ारिग़ीन उलमा हैं। अच्छा, तो ज़ाहिर है, और वो काबिल लोग थे, अपने मदरसे के ज़माने में भी काबिल थे, वो यूनिवर्सिटीज़ों में भी पहुँच रहे हैं तो काबिल हैं, लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं कि वही सिर्फ काबिल हैं, आपके दीनी इदारों में बड़े बड़े काबिल लोग भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ भी, अब चूँकि उन्होंने भी वो दुनिया देखी हुई है जिस दुनिया की सैर अपने तलबा को करा रहे हैं, तो बहुत जो लोग उस मामले में कंसर्न्ड हैं, है ना, हमारे उस्ताद जो जेएनयू में जिन असातिज़ा ने हमें पढ़ाया, उनमें जैसे हमारे प्रोफेसर मुजीबुर रहमान साहब थे, वो जैसे एक तालिब इल्म के लिए मुशफ़िक़ बाप की भी हैसियत रखते थे, और जैसे वो सारे आफाक रोशन कर देते थे, है ना। तो ऐसे असातिज़ा की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और मतलब वो जहन बनाते हैं, तरबियत करते हैं, खोलते हैं। वहाँ भी तब्दीलियों की तो बहरहाल ज़रूरत है। असल में मसला ये है कि तर्जमे पे फोकस ज़्यादा है। अभी जो निज़ाम है हिंदुस्तान में अरबिक पढ़ाने का, ख़ासतौर से जेएनयू के तनाजुर में अगर कहूँ, तो वो तर्जमे पे फोकस ज़्यादा है। तो अदब पे जो मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से ही वो निकाल, हाँ, वो चूँकि मतलब जहन में भी रहता है। असल में जिस स्टेज पे तलबा वहाँ पहुँचते हैं ना, तो उनकी जो मटेरियलिस्टिक मतलब कंसिडरेशंस हैं वो ज़्यादा होते हैं उनके साथ। असातिज़ा भी समझते हैं, अब तालिब इल्म ऑलरेडी आलिम दीन है, उसने बीए कर लिया, एमए कर लिया, भाई अब उसको रोज़गार अगर न मिले तो असातिज़ा के लिए भी दर्द सर। तो वो ये कोशिश करते हैं कि जो मार्केट की डिमांड है उसके मुताबिक ये हो, इसलिए ज़्यादा फोकस ट्रांसलेशन पे है। मुझे अगर मौका मिले तो मैं ट्रांसलेशन पे फोकस रहते हुए मैं ये चाहूँगा कि नहीं, हमारे लोग जो यूनिवर्सिटी से वाबिस्ता है उनका जो अदबी ज़ाविया है वो और ज़्यादा रोशन हो, इल्मी ज़ाविया जो है नहव सर्फ के जो कवायद हैं, जो इस तरह की मजबूती मदरसे में आती है, वो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं। जो लोग असल में एक चीज़ और ये भी जहन में रख लें कि आम तौर पे इन शोबों में पढ़ने वाले लोग भी 99% मदारिस के फारिग़ हैं, तो इसलिए ये मसला उनके साथ नहीं है। असल ये हमारे यहाँ क्या है ना कि हम चीज़ों को दूर से देखते हैं, पहले से तय कर लिया कि कोई मदरसे का तालिब इल्म है तो उसको अदब नहीं आता होगा, अब कोई यूनिवर्सिटी वाला है तो उसको ज़ुबान व अदब के कवायद नहीं आते होंगे। इन दोनों बातों में जान नहीं है। तो ये अच्छी गुफ्तगू हुई आपसे अरबी ज़बान व अदब पर, और भी इंशाल्लाह इस मौजू पर आगे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह ताला। मोहतरम नाज़रीन, ये गुफ्तगू हुई है अरबी ज़बान व अदब की तदरीस का जो तरीक़ा है मदरसे में और जो यूनिवर्सिटीज़ में, एक तक़ाबुली जायज़ा लेने की कोशिश की गई है, और तदरीस के जो मुस्बत मनफी पहलू हैं उस पर शेख ने बड़ी खूबसूरती से रोशनी डाली है। गुफ्तगू के और भी मौज़ूआत हैं, लेकिन वक्त खत्म हो गया है, तो इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।